हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एस्टेट में विनियम विपत्र है जो कि 1-2 नंबर आते हैं उसके अंदर। आज अपन विनियम विपत्र को कंप्लीट करेंगे। वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे विनियम विपत्र कहा जाता है। मतलब अपने को जिस प्रपत्र के माध्यम से कुछ निश्चित राशि को चुकाना होता है वो विनियम विपत्र होता है। एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया वह प्रपत्र जिस पर निश्चित राशि चुकाए जाने के आदेश होता है उसे विनियम विपत्र कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक आदमी लिखता है और दूसरा इसको स्वीकार करता है, वो विनियम विपत्र कहलाता है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ उधार वस्तु बेचता तो बेचने वाले को रुपए खरीदने वाले के बाकी रह जाते हैं। बकाया राशि सही समय पर वसूल हो इसके लिए बेचने वाला व्यक्ति जिसने सामान को बेचा है एक प्रपत्र तैयार करता है जिस पर बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया जाता है। खरीदने वाले व्यक्ति ऋणी उस पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। जैसे अपने को कोई चीज़ अपन देते हैं तो एक खाली पेज लेकर अपन उस पर हस्ताक्षर करा देते हैं, भाई इतने पैसे इतने वापस देने हैं, तो वही क्या होता है, विनियम विपत्र होता है। यह हस्ताक्षर युक्त विनियम विपत्र के नाम से है। जिस उस पर हस्ताक्षर हो गए तभी वह विनियम विपत्र के रूप में जाना जाएगा, नहीं तो वह एक छोटा कागज का टुकड़ा ही कहलाएगा। इस प्रकार विनियम विपत्र एक लिखित शर्त रहित आदेश पत्र होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निर्देशित किसी व्यक्ति को निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चय भुगतान करने का आदेश देता है। आधुनिक युग साख का युग माना जाता है क्योंकि लाखों रुपए की वस्तु साख पर क्रय विक्रय करता रहता है। व्यवसाय बड़ी राशि को नकद भुगतान तुरंत देना या पाना कठिन होता है आज के टाइम में। सही है। साख पत्रों ने भुगतान संबंधी इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इन साख पत्रों में विनियम विपत्र का उल्लेख किया है। मतलब कि आजकल हर टाइम में अपन कैश लेकर घूमते हैं इधर उधर, तो इससे अच्छा अपन विनियम विपत्र लिखवा ले ताकि ये इस टाइम में अपने को इस तरीके से पैसे मिलेंगे। तो वो क्या है, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, विनियम विपत्र कौन लिखता है? जो क्या माल बेचता है। और स्वीकार कौन करता है? जो ऋणी होता है जिसने माल को खरीदा है। बिल ऑफ एक्सचेंज लेनदार द्वारा लिखा जाता है। लेनदार ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है? लेनदार द्वारा। बिल ऑफ एक्सचेंज लेनदार द्वारा लिखा होता है। यह शर्त रहित पर लेकर इसमें भुगतान का आदेश दिया जाता है। इसमें क्या अपने को कब भुगतान करना है इसका आदेश दिया जाता है। ये लेनदार लिखता है, याद रखना ये कौन लिखता है? लेनदार। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या विशेषता है? यह भुगतान हेतु निश्चित आदेश पत्र होता है। ये क्या है, शर्त रही, तो इस पर कोई शर्त नहीं होती है। यह इसमें स्टाम्प लगा होता है। स्टाम्प लगने के बाद में क्या है, बिल पत्र बनता है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर भुगतान पाने का नाम व पता होता है। इस पर क्या है, भुगतान पाने का नाम और पता लिखा होता है। पाने वाले का धन के भुगतान की अवधि निश्चित रहती है। इसमें एक निश्चित धनराशि चुकाने का आदेश रहता है। इस पर स्वीकारकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। जो स्वीकार करेगा इसको राशि या तो विपत्र के वाहक या निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाती है। विपत्र की राशि मांग पर या अवधि समाप्त होने पर देय होती है। ठीक है, जब वो मांग करता है या उसकी अवधि समाप्त हो जाती है तब उसको विपत्र की राशि देनी होती है। लेखक स्वीकार करता निश्चित होना चाहिए। लेखक से एक विल रिसीवेबल, एक वीपी होता है, एक बीआर होता है। बीआर क्या होता है? वह विपत्र जिसका राशि प्राप्त किया जा सकता है उसे विल रिसीवेबल कहा जाता है। जब लेनदार द्वारा लिखे गए ड्राफ्ट को देनदार स्वीकार कर लेता है और बिल के लेखक को लौटा देता है तब लेखक के लिए यह प्राप्य बिल होगा। ठीक है, बीआर अपनी क्या एसेट्स होती है। ठीक है, लेनदार द्वारा जब लेनदार कौन होता है? जो अपने को पैसे देने होते हैं, लेनदार वही होता है। उनके द्वारा लिखे गए ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट लिखा था, जो अपने को पैसे देने थे उस बंदे को, उसको क्या देनदार अपने को लेने थे ना,
वो क्या स्वीकार कर लेता है और बिल का लेखक को लौटा देता है जिसने बिल लिखा था। तब लेखक को यह प्राप्य बिल कहलाता है। मतलब अपने उससे प्राप्त कर लेते हैं, पैसे मांग रहे थे अपन, उससे प्राप्त कर लेंगे, तो ये क्या है, BR होती है। ठीक है। और बिल पेएबल कौन होता है? वह विपित्र जिसका राशि चुकाना होता है। जब ऋणी या देनदार अपने लेनदार द्वारा लिखित बिल को स्वीकार कर लेता है, अपने लेनदार द्वारा लिखित बिल को स्वीकार तो उसे वापस कर देता है, तब यह उसके लिए देय बिल कहलाता है, क्योंकि एक निश्चित तिथि के बाद इस विपत्र का भुगतान करना पड़ता है। नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का ही दो नाम होते हैं, विल रिसीवेबल और विल पेएबल। मतलब इसको टोटल विल एक्सचेंज कहा जाता है। इसका दो नाम होते हैं, विल रिसीवेबल और विल पेएबल। ठीक है। समय की दृष्टि से बिल के भेद कितने होते हैं? समय की दृष्टि से बिल के दो प्रकार। जिस विपत्र पर भुगतान के लिए समय निर्धारित होता है उसे मांग विपत्र भी कहा जाता है, डिमांड विपत्र भी कहा जाता है। मतलब समय जिसका निर्धारित हो, और जिस विपत्र की राशि पर मांगने पर देय होता है, मतलब उसे हम मांगते हैं, जब जरूरत होगी जब मांग लेंगे, उसे क्या मांग विपत्र भी कहा जाता है। मांग विपत्र, मियाद विपत्र का आशय उन बिलों से है जिसका भुगतान विपत्र में लिखित एक नियत अवधि पर बीतने पर होता है। विपत्र की अवधि दिन और महीनों में सूचित की जाती है। मतलब मांग में तो अपने को जब जरूरत होगी जब मांग लेंगे, बट मियाद मतलब उसकी क्या पीरियड ऑफ उसकी निश्चित होती है। मतलब इसी पीरियड के बाद में जिसका विपत्र पे लिखा होता है उसी पीरियड के अकॉर्डिंग अपने को देना होता है। देश की दृष्टि से बिल के भेद, देश की दृष्टि से बिल के दो भेद होते हैं। जब विपत्र को ड्रावर और ड्रावी दोनों एक ही देश के निवासी हो तो उसे देसी विपत्र कहा जाता है। देसी विपत्र और विदेशी, जिस विपत्र को ड्रावर या ड्रावी दो अलग अलग देशों के निवासी उसे फॉरेन या विदेशी बिल भी कहा जाता है। मतलब दो प्रकार के विपत्र होते हैं, देसी और विदेशी। जो अपने देश में होगा दोनों ही तो उसको देसी विपत्र, जो दूसरे देश के होते हैं उसे विदेशी विपत्र कहा जाता है। प्रयोग के अनुसार भी विपत्र के दो वेग होते हैं, व्यापारिक विपत्र और सहायतार्थ। बिना चुकाए ही आपसी सहायता के लिए जो विपत्र लिखा जाता है उसे सहायतार्थ विपत्र कहा जाता है। मतलब बिना बकाए ही आपसी सहायता के लिए, मतलब जो आपसी सहायता के लिए लिखा जाता है। कई बार हमने जरूरत नहीं, मतलब अपने को जरूरत होती है पर व्यापार के अकॉर्डिंग अपने क्या एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, तो वो विपत्र क्या कहलाता है? सहायतार्थ विपत्र कहलाता है। एक होता है अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस या रियायती दिन बोलते हैं। अवधि विपत्र में बिल के स्वीकारकर्ता को विपत्र के भुगतान के 3 दिन तक अंतरिक्ष समय दिया जाता है। ये एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इतना विपत्र मतलब उसने BR मांगा तो मतलब 3 महीने तो उसके निश्चित होते हैं, मतलब 60 दिन तो उसके निश्चित होते हैं। उसने निश्चित नहीं थे उसके अंदर, उसमें ये लिखा गया था कि 60 दिनों के बाद में मांगना है, तो अधिकतम कितने दिन हो सकते हैं? तो अपने को याद रखना है जितना विपत्र मांगा है ना उसके 3 दिन के बाद भी वह जमा करा सकता है। तो अधिकतम आए तो 3 दिन के बाद भी कर सकते हैं। इसे रियायती विपत्र या अनुग्रह विपत्र भी कहा जाता है। ठीक है। 3 दिन जोड़ने के बाद जो तिथि आते हैं उसे परिपक्व तिथि कहा जाता है। ठीक है। मतलब 3 दिन के जो टाइम से मांगा है ना, जैसे उसने 90 दिन का मांगा है तो 90 दिन में 3 दिन और जोड़ देंगे तो 93 हो जाएंगे ना, तो ये क्या उसकी परिपक्व तिथि होगी। एक ड्रावर अपने विपत्र का उपयोग 4 तरह से कर सकता है। एक विपत्र को अपने पास भी रख सकता है और स्वयं भुगतान भी कर सकता है। वो अपने पास रख सकता है और स्वयं क्या भुगतान भी कर सकता है। बैंक के पास जमा करवा कर रकम प्राप्त कर सकता है अतः विपत्र को भुना भी सकता है। ठीक है। वह अपने महाजन को विपत्र दे सकता है और विपत्र का बेचान भी कर सकता है। वह विपत्र की राशि वसूल करा देने पर बैंक के पास जमा भी कर सकता है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष होते हैं, ड्रावर, ड्रोवी और पेबी। दूसरे शब्दों में जिस तिथि को विपत्र का भुगतान किया जाता है उसे ड्यू डेट कहा जाता है। मतलब जिस दिन अपने विपत्र का भुगतान करेंगे उसे ड्यू डेट कहा जाता है।
ठीक है। और क्या है, ड्यू डेट को मतलब मैच्योरिटी होती है कितने 3 दिन के बाद में क्या है उसकी मैच्योरिटी होती है, मतलब 3 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, उसको क्या परिपक्व तिथि कहा जाता है। लेखक, ड्रावर क्या होता है, लेखक जो व्यक्ति विपत्र तैयार करता है उसे ड्रावर कहते हैं, मतलब लेखक कहा जाता है जो मतलब विपत्र को तैयार करता है। जो विपत्र को स्वीकार करता है वो ड्रोवी कहा जाता है, मतलब जो जिसने विपत्र लिया है वो ड्रोवी कहा जाता है। पे प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को विपत्र राशि प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है पेयी कहा जाता है, मतलब जो व्यक्ति विपत्र की राशि को प्राप्त करता है उसे पेयी कहा जाता है। ड्यू डेट आपको पता चल गई, निर्धारित तिथि किए गए तिथि को ड्यू डेट होगी। और अनुग्रह दिवस आपको पता है डे ऑफ ग्रास भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 दिनों की छूट दी जाती है, जितने दिनों को छूट दिया जाता है उससे, ठीक है। और विपित्र का सम्मान, जिस समय पर विपित्र का भुगतान किया जाता है उसे विपित्र का सम्मान भी कहा जाता है। सही समय पर ड्रोवी के द्वारा भुगतान नहीं किया जाए तो उसे विपित्र का अपमान कहा जाता है, मतलब टाइम पे भुगतान कर देगा तो वो सम्मान होगा और जो नहीं करेगा तो उसका अपमान होगा। और विपित्र को धारक यदि विपित्र के बैंक के पास जमा करवा कर जमा रकम प्राप्त कर लेता है तो उसे बिल डिस्काउंटिंग कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है उसे बिल विपित्र का भुनना कहा जाता है। विपित्र को क्या, धारक यदि विपित्र को बैंक में के पास जमा करवा के रकम प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और विपित्र का पहचान, विपित्र का धारक अपने महाजन को यदि ऋण चुकाने के बदले विपित्र दे देता है तो उसे क्या है विपित्र का बेचान भी कहा जाता है। जिस महाजन को विपित्र जाता है उस महाजन को एंड्रोइज कहा जाता है, यानी पृष्ठाकृति भी कहा जाता है। ये आपका विनियम विपित्र की जो थ्योरी है, क्योंकि एस्टेट में ऑलमोस्ट थ्योरी पूछी जाती है, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो एस्टेट के अंदर ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।